तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD3 का एक प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें पूछा जाता है त्रिशंकु कहानी की प्रतीकात्मकता पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले त्रिशंकु का अर्थ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो त्रिशंकु का क्या अर्थ है? तो त्रिशंकु का मतलब हो गया बीच में लटका हुआ। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन ना तो वो डिसीजन ले पाता है और ना ही पहले वाली स्थिति में आ सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी पक्ष में नहीं जा पा रहा है, ना ही शुरू में अब है और ना ही अंत में जा पा रहा है। ठीक है, मतलब बीच में लटक गया है। तो त्रिशंकु का मतलब भी हो गया बीच में लटका हुआ। और प्रतीकात्मकता जो शब्द दिया गया है ना, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये प्रतीकात्मकता जो शब्द है, प्रतीकात्मकता का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए कोई साधारण चीज़ है। ठीक है, साधारण चीज जैसे इस कहानी के उदाहरण को अगर हम लोग लें तो यहाँ पे नाना का व्यक्तित्व एक है पॉइंट में। ठीक है, पॉइंट वाइज तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन यहाँ पे नाना का व्यक्तित्व जो दिया गया है, अब यहाँ पे नाना का व्यक्तित्व, यहाँ पे नाना जो है एक बूढ़े आदमी है, लेकिन यहाँ पे बूढ़े आदमी एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन बूढ़े आदमी के यहाँ पे प्रतीक के रूप में रखा गया है। और इनके जरिए क्या हो रहा है, रूढ़िवादिता का दमन किया जा रहा है। मतलब जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, मतलब किसी साधारण चीज से बड़ी चीजों को दिखाने की कोशिश करना या फिर उसकी जो उसकी बातें करना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतीकात्मकता का मतलब वही हो गया। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन आंसर में देखते हैं सभी वीडियो में, तो भूमिका को देखेंगे। तो किसी ने हमें ये क्वेश्चन जो है वो सजेस्ट किया था, कहा था कि सर आप इस क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो जरूर लाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, कहानी जो त्रिशंकु है इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। ठीक है, मध्यवर्गीय भारतीय समाज के उस विरोधाभास को सामने लाती है, जहां बुद्धिजीवी वर्ग मुक्त विचारों आधुनिकता की बातें तो करता है, लेकिन जब उन्हीं विचारों को अपनी बेटी के जीवन में उतारते देखता है तो परंपरागत रूढ़ियां यानी नाना का व्यक्तित्व हावी हो जाता है। यह कहानी पीढ़ीगत संघर्ष, नारी की आज़ादी की सीमा और आधुनिकता के खोखलेपन का प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करती है। देखिए, बहुत गहरी बात कही गई है। जैसे कि हमारा जो ये समाज है, या फिर हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो पुरानी परंपराओं को देख चुके हैं, ऐसे व्यक्ति मुक्त विचारों की बात करते हैं। ठीक है, मतलब आधुनिकता की बात तो करते हैं, लेकिन होता क्या है, इस कहानी में आधुनिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन इस कहानी में होता क्या है कि अपनी ही बेटी को जब वे लोग इस आधुनिकता के तौर तरीकों को जब अपनाते हुए देखते हैं, मतलब इस तरीके में उतरते हुए देखते हैं, तो उन्हें परंपरागत रूढ़ियाँ यानी नाना का व्यक्तित्व जो होता है, यहाँ पे नाना जो है उनका व्यक्तित्व जो है वो हावी हो जाता है। मतलब वो कहते हैं कि मतलब मना करते हैं, वे इन सारी आधुनिकता वाली चीज़ों को मना करने लगते हैं। लेकिन पहले कहा गया है कि मुक्त विचार होना, आधुनिकता को अपनाना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन जब अपने ही घर पे ये बात आती है तो उन्हें बुरा लगने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु में देखेंगे त्रिशंकु का प्रतीक, जिसमें कहा गया है कि त्रिशंकु स्वयं कहानी का केंद्रीय प्रतीक है। त्रिशंकु जो है वो स्वयं इस कहानी का प्रतीक है, केंद्रीय प्रतीक है, और जिसका अर्थ है कि बीच में लटका रहना। मैंने पहले ही बताया था इसका अर्थ है। यह तनु की उस वैचारिक स्थिति को दर्शाता है जहां वो माता पिता की स्वतंत्रता की शिक्षा और उनके अचानक लगाए गए बंधन के बीच फंसी है, न पूरी तरह आजाद है और न पूरी तरह पारंपरिक। मतलब देखिए, तनु जो है इस कहानी की एक लड़की है जिसका नाम है, और अपनी वैचारिक स्थिति को दर्शाता है। इसी की वैचारिक स्थिति को दर्शाता है। क्या होता है कि माता पिता की जो स्वतंत्रता की शिक्षा है तनु को मिलती है कि हाँ, हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता की सारी शिक्षा उसे मिलता है, और उनके अचानक लगाए गए बंधन के बीच फंसी है। मतलब स्वतंत्रता भी देना चाहते हैं, बंधन भी लगा कर रखे हुए हैं, वो इसी बीच में फंस चुकी है। न पूरी तरह से वो आज़ाद हो पा रही है, स्वतंत्र हो पा रही है, और न ही पूरी तरह से वो पुरानी चीज़ों को या फिर पुरानी जो रीति रिवाज है उसको अपना पा रही है। ठीक है, मतलब वो बीच में फंसी है। उसके बाद दूसरे नंबर का बिंदु, जिसमें बुद्धिजीवियों का अखाड़ा कहा गया है यहाँ पे, तो खोखली आधुनिकता, मतलब दिखाने के लिए सिर्फ आधुनिकता की बातें करना। तो माँ बाप का घर सिगरेट के धुएं और कॉफ़ी के प्यालों के बीच होने वाली शाब्दिक क्रांतियों का प्रतीक है। यहाँ पर माँ बाप का घर जो है तनु के दृष्टिकोण से यहाँ पे दिखा रहा है कि माँ बाप का जो घर है वो
सिगरेट के धुएं और कॉफ़ी के प्यालों के बीच रहने वाले शाब्दिक क्रांति, मतलब शब्दों से सिर्फ बातें हो रही है लेकिन उसका प्रयोग कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे पहले बोला गया कि भूमिका में हम लोगों ने देखा कि वे लोग आधुनिकता को तो मानते हैं लेकिन अपनाने पर मना करने लग जाते हैं। उसी आधुनिकता को जब बेटी अपनाती है तो उसे बंधन में बांध दिया जाता है। तो यह उस बुद्धिजीवी वर्ग के खोखलेपन को दिखाता है जो केवल बहस मुभासियों तक आधुनिक है लेकिन वास्तविक जीवन में क्रिया रहित और अपने ही रूढ़िवादी विवाद को तह समेट कर बैठे हैं। मतलब वही लाइन लिखी गई है कि ये केवल सिर्फ खोखलापन है, दिखावा है कि हम लोग आधुनिकता की सारी चीज़ों को मानते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तविक में क्या है, वास्तव में ये क्रिया रहित है, इस पर कोई काम नहीं होता है। जब भी उसे आधुनिकता को अपनाया जाता है तो उसमें वे लोग अपनी रूढ़िवादी जो विवाद है या फिर रूढ़िवादी जो उनकी परंपराएं हैं, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है, उसी को समेट कर लेकर बैठ जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर में आता है नाना का व्यक्तित्व, जिसमें रूढ़िवादिता का दमन यहाँ पे दिखाया गया है कि नाना का व्यक्तित्व कहानी में परंपरागत रूढ़ियों जैसे सामाजिक भय और दमनकारी सोच का प्रतीक है। नाना का व्यक्तित्व क्या है? दमनकारी प्रतीक है, दमनकारी सोच है, ठीक है। माँ के भीतर से अचानक प्रकट होने वाला नाना का झापड़ वाला लहजा यह दिखाता है कि मुक्त विचार केवल बाहरी आचरण है, जबकि पितृसत्तात्मक डर और रूढ़िवाद माँ के अवचेतन में गहरे तरीके से समाये हुए हैं। मतलब यहाँ पर थप्पड़ मारने की बात हो रही है, ठीक है। थप्पड़ मारने की बात जब सामने आती है, जब प्रकट होती है, तो झापड़ मारने पर ये दिखता है कि माँ जो है मुक्त विचारों की केवल बाहरी आवरण वाली बातें कहती हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक का जो डर है वो भी उनके अंदर समाया हुआ है। माँ की दोहरी स्थिति, जिसमें कथनी और करनी का अंतर है। माँ जो है यहाँ पे डबल रोल निभा रही हैं, कहती कुछ और है, करती कुछ और है, ठीक है। तो माँ एक और स्वतंत्रता के उपदेश हैं जो लीक से हटकर चलने को कहती हैं। माँ जो है वो कहती हैं कि स्वतंत्र हो जाओ, ठीक है, स्वतंत्र की तरह रहो, कोई किसी भी बंधन में नहीं बंधना है, किसी भी बंदिश में नहीं रहना है। कहती हैं कि लीक से हट कर चलो। वहीं दूसरी ओर बेटी के प्रेम प्रसंग को देखकर असुरक्षित महसूस करती हैं और परंपरागत माँ की तरह बर्ताव करने लगती हैं। जब बेटी के प्रेम प्रसंग को सुनती हैं तो वो भी बर्ताव करने लगती हैं, किसकी तरह? परंपरागत माँ की तरह, मतलब पुरानी पीढ़ी की जो माँ थी उनकी तरह बर्ताव करने लगती हैं, उनकी तरह बिहेव करने लगती हैं, ठीक है। यह स्थिति बुद्धिजीवियों की कथनी और करनी के बड़े अंतर का सशक्त प्रतीक है। उसके बाद है मोहल्ला, जो कि सामाजिक दमन और जासूसी का यहाँ पे दिखाया गया है, इंडिकेट कर रहा है। तो मोहल्ला जो है, कहा गया है कि हाथरस खुर्जा के ललाओं की बस्ती वाला मोहल्ला रूढ़िवादी और ताक झाक करने वाले भारतीय समाज का प्रतीक है। यहाँ पर जो हमारा समाज है, जो हमारी मोहल्ला है, उसमें क्या होता है कि ताक झाक की जो बातें की गई है, मतलब दूसरे के घर में देखना कि क्या घटना चल रही है, ठीक है। तो भारतीय समाज का ये बहुत ही पुराना प्रतीक है। लोग खिड़कियों की ओट में छिप छिप कर तनु के रिश्ते में गुप्त रहस्य ढूंढते हैं, जो सामाजिक दमन और निगरानी की संस्कृति को दर्शाता है। अब यहाँ पे तनु के जो रिश्ता है उसमें गुप्त रहस्य तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, छिप छिप कर देख रहे हैं कि आखिर इसमें क्या गड़बड़ी चल रही है, ताकि लोगों के सामने इसकी 2-4 बातें की जा सके, ठीक है। शेखर का फुसफुसाना, यहाँ पर निजी भावनाओं का छिपाव दिखाता है। शुरुआत में खुलेआम हल्ला गुल्ला आज़ादी का प्रतीक था। शेखर जो था शुरुआत में खुलेआम हल्ला गुल्ला और आज़ादी का प्रतीक था, लेकिन प्रेम पनपते ही शेखर का रेंगता हुआ आना और फुसफुसा कर बातें करना यह दिखाता है कि सामाजिक आज़ादी की सीमा टूटते ही व्यक्तिगत भावनाएं भी समाज के डर से छिपाव और रहस्यमयता का रूप ले लेती है। मतलब जैसे ही शेखर के मन में प्रेम पनपता है, ठीक है, वो भी अपने फुसफुसा कर बातें करने लगता है, ठीक है। सामाजिक आज़ादी की जो सीमा है जब वो टूट जाती है, उसके टूटते ही समाज का डर उसके अंदर छिप जाता है और रहस्यात्मक रूप ले लेती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे डरा हुआ, सहमा हुआ सा है। 7वां नंबर है प्रेम परिचियाँ, सीमा का उल्लंघन। इसमें शेखर की लिखी प्रेम की परिचियाँ का माँ के हाथ लगना, शेखर जो पत्र लिखता है वो माँ के हाथ लग जाती है, आज़ादी और बंधन की सीमा का उल्लंघन का प्रतीक है। यह वो चिंगारी है जो माँ के भीतर दबे हुए नाना को बाहर निकालती है। अब यहाँ पर माँ के अंदर छिपे हुए दादा के नाना की बातें की जा रही है, ठीक है। तो माँ के अंदर वो नाना छिपे हैं जो पितृसत्तात्मकता के नाना है, ठीक है। होता क्या है कि जब शेखर की प्रेम पत्र जब मिलता है, प्रेम परिचय जब माँ के हाथ लग जाती है, ठीक है, तो वो माँ जो है मतलब आक्रामक रूप ले लेती हैं
क्योंकि सार्वजनिक मित्रता तो स्वीकार्य थी, लेकिन व्यक्तिगत प्रेम ने भय उत्पन्न कर दिया। सार्वजनिक जो मित्रता थी, मतलब सबसे मिलजुल कर रहना, ये तो कोई भी स्वीकार करता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रेम की जब बात आती है तो मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तनु का विद्रोह भी दिखाता है। नई पीढ़ी की आत्मनिर्भरता की बात करें तो इसमें तनु विद्रोह करती है। तनु का यह महसूस करना कि मैं भी अपने मन की ही करूँगी, और उसका ये कथन कि जो चलेगा वो गिरेगा भी, और जो गिरेगा वो उठेगा भी और खुद ही उठेगा। तो उसकी नई पीढ़ी की आत्मनिर्भरता और अपने अनुभवों से सीखने की जिद का प्रतीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो तनु है वो विद्रोही रूप धारण करती है और कहती है कि मैं भी अपने मन की करूँगी, क्योंकि जो आदमी चलेगा वो गिरेगा, जो गिरेगा वो उठेगा भी, और जो गिर कर उठेगा, अगर नहीं उठेगा तो खुद ही उठेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तनु के विद्रोही भाव को दिखाया गया है। ठीक है, जो कि अपने अनुभवों से सीखने का जिद प्रकार, मतलब जिद को दर्शाता है यहाँ पर, कि वो बोल रही है कि अपने अनुभव से सीखेंगे। पापा का आउट रहना, अब यहाँ पे भावनात्मक तटस्थता को दिखाता है कि पिताश्री का पूरे मामले से आउट रहना और केवल शतरंज तथा मजे की बातें करना। अब यहाँ पे आउट रहने का मतलब हो गया बाहर रहना, मतलब इस सारी कहानियों से बाहर रहना। पिताश्री जो है उसके पूरे कहानियों से बाहर रहते हैं, केवल शतरंज का मजे लेते हैं, बातें करते हैं। भारतीय घरों में पुरुषों की भावनात्मक तटस्थता का प्रतीक है। वे खुलेपन का समर्थन करते हैं, लेकिन नैतिक और भावनात्मक जिम्मेदारी पूरी तरह माँ पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर वे खुलेपन का समर्थन करते हैं, खुला मतलब सारी चीज़ों को ओपनली रख रहे हैं, लेकिन नैतिक और भावनात्मक जिम्मेदारी जब आती है तो सारी चीज़ें माँ के ऊपर छोड़ दी जाती है। 10 नंबर का बिंदु है अंत में वैचारिक अस्थिरता, मतलब स्थायी द्वंद्व। कहानी का अंत जहाँ माँ एक पल नाना बनकर शक्ति दिखाती है। अब यहाँ पर जो माँ है वो नाना बनकर शक्ति तो दिखाती हैं, क्योंकि पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं उनके अंदर भी घुसी हुई हैं। तो अगले ही पल प्यार से खाना खिलाकर स्थिति को सामान्य करती हैं। मतलब एक बार गुस्सा करती हैं, दूसरे ही एक पल में गुस्सा करती हैं, और दूसरे ही पल में सबको बुलाकर खाना खिलाकर सारी स्थिति को सामान्य कर देती हैं। तो यह दर्शाता है कि वैचारिक संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। यह माँ और समाज के भीतर आधुनिकता और रूढ़िवादिता के बीच का स्थायी द्वंद्व है, जो तनु के भविष्य को स्पष्ट बना देता है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि त्रिशंकु कहानी भारतीय समाज में आधुनिकता के मिथक को उजागर करती है। यह बताती है कि आज़ादी और बंधन का द्वंद्व केवल तनु की नहीं, बल्कि उसके माता पिता की चेतना का भी द्वंद्व है। अंततः कहानी यह प्रतीकात्मक संदेश देती है कि हर पीढ़ी अपने पूर्वजों के वैचारिक बोझ को ढोती है, और सच्ची आज़ादी केवल बहसों में नहीं बल्कि उसे जीने में है, जिसके लिए तनु अभी भी संघर्षरत है और पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक सशक्त लेकिन बेबस कड़ी बनी रहती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल के साथ जरूर बने रहें। मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।